Good morning, everyone. This is the part 4 of chapter number 6, which is how forces affect motion. तो हम अभी इससे पहले सर आइजैक न्यूटन गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। यानी इस क्लास में हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ। ओके, सो शुरू करते हैं। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट अलोन स्टेट एग्जैक्टली एज इट इज। एक ऑब्जेक्ट की स्थिति, एक ऑब्जेक्ट की अवस्था जैसी है वो वैसे ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर काम नहीं करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। मतलब देखो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना बेटा, वो किस चीज़ को बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन it describes the motion or state of motion। सेम बात है, ठीक। स्टेट ऑफ मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स मतलब क्या? ये जो फर्स्ट लॉ है ना, वो एक ऑब्जेक्ट के मोशन या उसकी मोशन की अवस्था, कि वो रेस्ट में है कि वो चल रहा है, ठीक है, उसको बताता है बिना किसी बाह्य बल के प्रेजेंस में, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो उस अवस्था में एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन के साथ क्या होगा, उसका जो हलचल है बेटा उसकी अवस्था के साथ क्या होगा, ठीक। सो उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम एक बार, ठीक है। सो this is the definition of Newton's first law of motion. An object at rest remains at rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है वो रेस्ट पे ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बेटा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा until unless a net force act upon the object। जब तक कि कोई दूसरा बाह्य फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है। इट्स सुपर इम्पोर्टेंट, ठीक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एक कंटिन्यूस वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है, दैट द बॉडी कैन नॉट बिगिन टू मूव। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, ठीक है, तो अपने आप वो चलने नहीं लग जाएगा, अपने आप मोशन में नहीं रह जाएगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो बेटा इट कांट चेंज इट्स वेलोसिटी, वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा। अगर कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और फ्रिक्शनलेस रोड था, फ्रिक्शनलेस रोड, कि ऐसा रोड जिस पे कोई ऑपोजिंग फोर्स काम ही नहीं कर रहा, तो गाड़ी हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती रहेगी स्ट्रेट रोड पे, जब तक कि कोई दूसरा बाह्य फोर्स उस पर काम नहीं करता है। अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इफ एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स इक्वल्स टू जीरो। फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स, ठीक, इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। पहला होता है एक्सेलरेशन, दूसरा होता है मास, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है इस चीज़ को हम समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा ये एरो ना वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम उनके सिंबल के ऊपर एक हेड, एरो हेड लगा देते हैं ऐसे छोटा सा, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, राइट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वैसे आप इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। सो चीज़ें कहना क्या चाहते हैं? देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स दैट इट हैज़ अ जीरो वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलते हैं बेटा? जब वो मूव नहीं कर रहा, जब उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो, ठीक है ना। Remember that
constant velocity means there is no change in the magnitude or the direction of the velocity. बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि उस वेलोसिटी की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा ना उसकी 20 मीटर पर सेकेंड वाला मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, सो इफ दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी है, ठीक है ना। नॉन जीरो मीन्स बेटा वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी कभी। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो वो रेस्ट में है। द मोशन इज इन a straight line in the same direction and the magnitude of the velocity remains the same. इस केस में क्या होगा बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ट्रैवल कर रहा है या मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, कि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा, वो स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक ना, एग्जाम्पल है, हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा इन डेप्थ, हम एनालाइज करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। ठीक है, पुशिंग एट एग्जैक्टली द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, जस्ट इमेजिन ए पर्सन पुशेस अ मूविंग बॉक्स फॉरवर्ड विद ए फोर्स इक्वल टू द फ्रिक्शनल ऑपोजिंग इट, व्हाट वुड हैपन। मान लो बेटा कि क्या है, ये बक्सा आपका मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी मूविंग, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। और ठीक है, अब इस केस में क्या बेटा, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फोर्स था बेटा वो भी इक्वल वैल्यू का, लेट्स से ये भी 2 न्यूटन है और जिस अप्लाइड फोर्स था बेटा वो भी 2 न्यूटन है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, देखो टोटल फोर्स क्या हो गया, एफ नेट क्या होगा बेटा, जीरो, क्योंकि इस साइड दो है, इस साइड भी दो है, तो एक साइड प्लस का टू, एक साइड माइनस का टू, टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस बॉक्स इज जीरो। और ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, इट्स ऑलरेडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा इस बॉक्स के साथ, वो देखते हैं हम। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स ऑन द बॉक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यस। देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ मोशन होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। अगर राइट साइड हमारा बॉक्स मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक, दिस टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या बैलेंस फोर्स हो जाएंगे वो। ठीक है, सो द नेट फोर्स इज जीरो, बट द ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर ही रहा है, भले वो नेट फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट एक कंटिन्यूस वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द स्टेट ऑफ मोशन में है, तो उसी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में वो ऑब्जेक्ट रहने वाला है ना। if the force of friction is zero, अगर force of friction zero हो जाए बेटा, a net force will have to be applied to an object at the rest to set it moving। तो उसका कहने का क्या मतलब होता है, मान लो कि अगर कोई सरफेस है जिस पे एक बॉल रखी हुई है बेटा, ठीक है, वो रेस्ट पे है, मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो है, और मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना बेटा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाए, तो बेटा फिर भी ऑब्जेक्ट मूव करना तो स्टार्ट नहीं करेगा, उसकी अवस्था क्या है, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, भले फ्रिक्शन हो या ना हो। आपको इसको किक करना पड़ेगा, आपको इसको एक फोर्स देना पड़ेगा, तभी जाके जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मोशन में आएगा। ठीक है, बट एक बार जब मोशन में आ गया तो कोई अपोजिंग फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा, तो वो मोशन में ही रहेगा हमेशा। तो मान लो एक एग्जाम्पल है, इससे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3 बच्चे क्लास में, मेरे पास एक मीनू है, ठीक है, जो फुटबॉल टीम की कैप्टन है। ठीक है, शी इज द कैप्टन। नाउ आई हैव 2 more प्लेयर, आकाश एंड आई हैव वंस। ओके, ये दोनों प्लेयर हैं। ठीक है ना, एक ग्राउंड है बेटा, वो इतना स्मूथ है कि इसमें फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो। तो मैं इनको बोलता हूँ बारी बारी आके उसको फुटबॉल को किक करने के लिए। ठीक है, सो मान लो जिस फोर्स से इन तीनों ने किक किया, वो मान लो कि एक था 10 न्यूटन, एक था 8 न्यूटन, एक था 6 न्यूटन। ठीक है, तो हमने देखा जिस भी फोर्स से हमने बॉल को किक किया, जिसने ज़्यादा फोर्स से बॉल को किक किया बॉल उतनी तेज़ी से मूव करेगी, जिसने ज़्यादा तेज़ी से बॉल को मारा बॉल उतना ज़्यादा मूव करेगी।
तो जो 10 न्यूटन वाला इंसान था, जो हमारी मीनू थी, उसके केस में आपकी बॉल मूव कर रही बेटा कैसे 70 km/h। These are hypothetical data, please remember that. एंड सेकेंड केस में 50 है, थर्ड केस में 30 है। तो बेटा एक बार जब हमने बॉल को इनिशियली रेस्ट टू, जब हमने स्टेट चेंज की, रेस्ट टू हम किस में गए हैं, मोशन में। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, कोई ना उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है ना अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है। अप्लाइड फोर्स स्टार्टिंग में केवल बॉल को रेस्ट टू मोशन में लाने के लिए यूज़ किया था। तो ठीक है ना, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल मूव करती ही रहेगी जब तक कोई उसको रोके ना, या तो गोलकीपर ना रोके या कोई और बाह्य फोर्स उसको ना रोके। ठीक है, कोई पोल से टकरा गया, कोई दूसरे प्लेयर ने उस बॉल को किक कर गिर दिया, या घास पे रगड़ गया वो, रहे ऐसे ही। सो भाई, so but once the ball starts to move, your object starts to move, no further force is required to keep it at the constant velocity। फिर हमें कोई भी बाह्य फोर्स नहीं चाहिए होता है उस ऑब्जेक्ट को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी पे रखने के लिए। However, to change its velocity or to stop it, a force will have to apply। देखो बेटा, जब भी आप स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हो, भले आप रेस्ट से मोशन मिलाओ, मोशन से आप उसको ज़्यादा फास्ट करो, कम करो, रोको, यू ऑलवेज नीड अ फोर्स। सो इसको आप यहाँ लिख सकते हो। To change the state of motion of an object, you need a net force या एक्सटर्नल फोर्स, एक ही बात होती है। ठीक, आपके केस में एक बात है, वैसे चीज़ें थोड़ी डिफर करती हैं। देखो, अगर आपकी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना, आपको रेस्ट से मोशन में लाना है, कोई बॉल चल रही उसको रोकना है, उसको तेज करना है, स्लो करना है, आपको हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स जो नॉन जीरो है वो चाहिएगा। ठीक है ना, let's move on to this graph। ठीक है, there are two graph, one is position time graph, the other one is velocity time graph, जिसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, फर्स्ट केस क्या है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी ना पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ये वाला होगा, क्योंकि भाई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, पोजीशन क्या है, कांस्टेंट। पोजीशन क्या है, कांस्टेंट। सेकंड केस में क्या बेटा, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, अगर पोजीशन बेटा वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो। तो उसका ऐसा प्लॉट आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो टाइम के साथ केवल जीरो पे ही है। ठीक है, ये वाली भी ऐसे हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन पे ही हो। ठीक है, आप ओरिजिन क्या लेते हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मान लो आपका गोल पोस्ट ये है, आपकी बॉल ये है, आपने गोल पोस्ट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया, तो इससे बॉल की दूरी जैसे 20 मीटर है, तो आपका ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अगर आपने बॉल को ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया तो आपकी बॉल जीरो पॉइंट पे ही है, उसकी पोजिशन चेंज हो ही नहीं रही। राइट ना, अगला क्या है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा बेटा, ये मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। मान लो ये हर एक 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इस 5 मिनट 10 मीटर करेगा, इसमें भी 5 में 10 मीटर, इसमें 5 सेकेंड में 10 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है ना, जब बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो क्या आएगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बट नॉन जीरो। रिमेंबर ऑलवेज, दिस इज नॉन जीरो एंड दिस इज जीरो। ये वाली वेलोसिटी बेटा जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये नॉन जीरो है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स मीटर पर सेकंड, एक्स कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग मोर देन जीरो। ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ समझ आए हो। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू आंसर सम फ्यू क्वेश्चंस, ओके, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस है। So first question is, an object is moving with a constant velocity. Is there a net force acting upon it? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर नेट फोर्स काम करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी कभी नहीं होगी। ठीक है, यही। सो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑलवेज मींस नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो।
इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमेशा यूज़ करना आइडियली, कि बेटा रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है आइडियल केसेस के। बट अगर हम अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, वैसे आइडियल लॉ एक आइडियल वर्ल्ड में काम करता है ना। सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, प्लॉजिबल है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद a constant velocity if it is already moving, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा ऑलरेडी मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ भी है, उसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंजेस। एक्सेलरेशन जब भी होगा बेटा वेलोसिटी चेंजेस, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो फिजिबल नहीं है भाई, नहीं। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए यू नीड एक्सटर्नल फोर्स। So yeah, this is possible, this is possible, this is not possible. Right? Now, in the next question, in the real world, it's hard to find a situation with no force acting at all, but applying additional forces can still make the net force zero. Explain with an example. देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इन द रियल वर्ल्ड, जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ सिचुएशन विद नो फोर्सेस एक्टिंग एट ऑल, ऐसी सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स काम ही नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि देयर आर मल्टीपल हंड्रेड्स और टेंस ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। बट अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेस कैन स्टिल मेक द नेट फोर्स जीरो, बट हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल फोर्स लगा सकते हैं और हम एक बैलेंस सिचुएशन लेके आ सकते हैं, जैसे बैलेंस फोर्स हो दोनों साइड, और चीज़ जो टोटल फोर्स होता है वो जीरो हो जाए। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो, लिफ्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, द मोटिव्स अपवर्ड पुली एग्जैक्टली बैलेंस द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, गिविंग ए नेट फोर्स सिचुएशन इक्वल्स टू जीरो। मतलब बेटा क्या कहना चाह रहे हैं कि एक लिफ्ट है बेटा, वो मूव कर रही है ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर एक मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर खींच रही है, तो बेटा इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे मोटर का फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको मोटर का जो पुल है बेटा उसने बैलेंस कर दिया है। ये हमने जो रस्सा कस्सी का गेम खेला था, राइट, जैसे जो स्टार्टिंग में हमने टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया था, जब बैलेंस फोर्स ने डिस्क्राइब किए थे, दैट इज ऑल्सो सिचुएशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे बैलेंस फोर्स होना बेटा वहाँ पे नेट फोर्स जीरो ही होता है ना। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ तक फिनिश हो जाता है, बट देयर इज अ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, बट बट व्हाट इफ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो ही ना हो, तो उस केस को क्या बताते हैं, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट की क्या है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, और सेकंड लॉ बताता है कि स्टेट ऑफ मोशन या मोशन क्या है एक ऑब्जेक्ट का इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। सो सेम चीज़ है भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब मोशन विद नो नेट फोर्स, व्हाट अबाउट व्हेन देयर इज वन, कि क्या हो अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यू नो दैट अ फोर्स कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यस। स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए होता है। इट कैन स्टार्ट द मोशन, इट कैन ब्रिंग इट टू रेस्ट एंड कैन चेंज इट्स वेलोसिटी। A change in the velocity means the object is accelerating, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ए फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। इट्स अ रियली बिग क्वेश्चन कि एक नेट फोर्स में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नेट फोर्स एंड द एक्सेलरेशन, अगर फोर्स इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। So it is natural to ask after the first law, Newton's second law of motion addresses exactly this. तो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ है वो इसी चीज़ को एड्रेस करता है कि फोर्स का एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप है, और फोर्स और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है अदर देन एक्सेलरेशन, ठीक है।
So we have to think like a scientist and we have to form a hypothesis. So we know this, a gentle moves, देखो अगर हम किसी चीज़ को जेंटली पुश करते हैं बहुत आराम से, ए जेंटल पुश मूव्स अ बॉल स्लोली फ्रॉम द रेस्ट। एक फुटबॉल जिसको बहुत प्यार से आराम से हमने किक किया तो उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी, कम स्पीड से वो मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन स्मॉल होगा। बट स्ट्रॉन्ग किक, ए स्ट्रॉन्ग पुश स्टार्ट्स मूविंग एट अ वेरी फास्ट वेलोसिटी। तो अगर ज़्यादा फोर्स है ज़्यादा एक्सेलरेशन है, कम फोर्स है कम एक्सेलरेशन है। तो बेटा हाइपोथेसिस क्या कहती है, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट ए लार्जर फोर्स रिजल्ट्स इन द लार्जर एक्सेलरेशन। कि अगर बेटा ऑब्जेक्ट सेम है तो अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा, कि सेम फुटबॉल है, अगर दो प्लेयर वहाँ उस फुटबॉल को किक कर रहे हैं, एक है जो थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, जो नौ सिक्के है, वो बॉल को कम फोर्स से हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी। वही रहा एक बंदा जो मेन स्ट्राइकर है टीम का, उस बॉल को बहुत फास्ट से, बहुत तेज़ी से, बहुत हाई फोर्स से मार रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है। नाउ apply force of different magnitude on the same object and the surfaces, find the resulting acceleration each time. You can use the weights of different magnitude to apply the forces of different magnitude. Okay, so हम सब चीज़ को बात रहे हैं कि कैसे forces and accelerations are interlinked और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस पर आश्रित है, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। हम इन चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक दूसरा फैक्टर है जिस पे हमारा फोर्स डिपेंड करता है, हम उसके बारे भी पढ़ेंगे। So this was the part 4 of this chapter. We will start the part 5 from here, and we will start building this concept using some activities